सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आइए आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। इसके बाद सेकंड टॉपिक होगा कि अनुगमन वेग के द्वारा ओम के नियम की कैसे उत्पत्ति की जाती है। तो बच्चों, जैसा कि ओम का नियम आप पिछली कक्षाओं में हाई स्कूल में भी पढ़े हो और इसमें दोबारा थोड़ा सा दिया गया। इसे आप जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ क्या था कि जैसे मान लीजिए कोई चालक होता है बच्चों, अगर उसमें करंट का प्रवाह हो रहा है या विभवांतर उत्पन्न किया गया बैटरी से, तो उसमें कितनी करंट फ्लो होती थी उसका मान निकाला जा सकता था। लेकिन साइमन ओम ने अपना एक नियम दिया जिसे हम ओम के नियम के नाम से जानते हैं। वो नियम क्या है बच्चों कि यदि कोई चालक है, चालक अर्थात जिसमें आवेशों का प्रवाह हो जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्थाएं क्या होगी, जैसे उसका टेम्परेचर हो जाए, घनत्व हो जाए या दाब हो जाए, उनको क्या किया जाए, कांस्टेंट हो, उनमें कोई परिवर्तन न किया जाए, अर्थात वो सब क्या हो, कांस्टेंट हो, नियत बने। ताप दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो उनके सिरों पे जो विभवांतर लगाया गया है, उनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। क्या कहा जाए कि विभवांतर जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर, उसमें बहने वाली धारा के अनुपात पर। कहने का मतलब ये हो गया कि बच्चों की अगर बैटरी का विभवांतर जितना ज्यादा होगा, करंट का मान उतना ज्यादा होगा, विद्युत धारा उतना अधिक उत्पन्न होगी। अगर विभवांतर का मान कम होगा तो धारा का मान भी क्या होगा, कम होगा। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, उस कंडीशन में। तो यही हुआ कि यदि कोई चालक है, उसके ताप दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए, कांस्टेंट हो, तो उनके सिरों पे जो विभवांतर लगाया गया है वो धारा के क्या होता है, अनुपाती होता है। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V = I, एक यहाँ से कांस्टेंट मिलता है R। ये R क्या होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं चालक का नियतांक या नियतांक लिख दे रहे हैं, या इसको और एक नाम से जानते हैं, उस चालक का क्या होता है, प्रतिरोध। इसका डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ से V = क्या हो गया, IR, या यहाँ से इसको हम ये भी लिख सकते हैं V/I बराबर क्या, R, या V/I = नियतांक। कहने का मतलब ये हो गया कि विभवांतर और धारा का अनुपात सदैव क्या आएगा, एक समान आएगा, नियत आएगा। कब? जब उस चालक का ताप और दाब क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। जैसे कोई चालक अगर है, ये चालक है, इसको बैटरी से जोड़ दिया गया, तो बैटरी से जब जोड़ देंगे तो यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होने के कारण धारा उत्पन्न होगी। तो जो विभवांतर का मान है, मान लीजिए यहाँ विभवांतर 10 वोल्ट था, तो धारा इसमें 2 एम्पियर की बह रही थी। कितनी एम्पियर की धारा बह रही थी, 2 एम्पियर की। लेकिन जैसे ही विभवांतर का मान हम 20 वोल्ट कर देते हैं, देखा गया कि धारा का मान कितना हो जाता है, 4 एम्पियर हो जाता है। तो यहाँ से आप रेशियो देखेंगे तो विभवांतर और धारा का, तो पहले 10 वोल्ट की धारा थी, तो विभवांतर था, तो धारा 2 एम्पियर की थी, तो अनुपात आएगा 5/1, मतलब हो जाएगा 5:1 का। उसी तरह जब विभवांतर को 20 वोल्ट किया गया, तब करंट का फ्लो कितना हो गया, 4 एम्पियर का हो गया। ये इसी को हम लिख सकते हैं 5:1। क्या हुआ, रेशियो हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, नियत आ रहा है। यही ओम्स लॉ होता है। इसमें मेन क्या होता है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या हो, किस कंडीशन में सब प्रक्रिया होगी, जब उसका टेम्परेचर जो होगा, उस चालक का टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट बना हो। क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ज्यादा होगा, वाइब्रेट हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है धारा का मान अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि धारा किस पर डिपेंड करती है, आवेश पे। I बराबर क्या होता है, Q/T। तो जितना आवेश होगा धारा का मान उतना ज्यादा होगा। तो ये जितनी भी प्रक्रिया होगी कब होगी, जब उसकी जो कुछ भौतिक अवस्था है, चाहे वो ताप हो जाए या दाब हो जाए, सब क्या हो, कांस्टेंट। ठीक, आइए अगर यहाँ से बच्चों अगर हम विभवांतर और धारा के बीच एक ग्राफ खींचे, तो ये हो गया मान लीजिए विभवांतर, ये हो गया करंट। तो बच्चों यहाँ से दोनों का अनुपात सदैव क्या आ रहा है, नियत आ रहा है। तो यहाँ से इसका जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी।
मतलब मान सदैव क्या होगा, नियत होगा। विभवांतर और धारा का मान सदैव नियत। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 वोल्ट या 2 वोल्ट है, यहाँ पे धारा 1 एम्पियर, यहाँ हम कहते हैं 4 वोल्ट 2 एम्पियर, तो अनुपात सदैव क्या आएगा, सेम आएगा। अगर यहाँ से इसकी ढाल निकाली जाए, ढाल क्या हो जाएगी, ढाल क्या होता है बच्चों, tan थीटा। tan थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा आई। तो अगर यहाँ से ग्राफ खींचा गया तो ढाल क्या आ जाएगा, ढाल इक्वल टू होता है tan थीटा, जिसको हम स्लोप बोलते हैं, या tan थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा v बाई डेल्टा आई, अर्थात यही क्या होता है आपका प्रतिरोध। मतलब कि अगर ओम्स लॉ में विभवांतर और धारा के बीच रेखा का ढाल निकालना होगा, किसके बराबर आएगा, प्रतिरोध के बराबर। तो आइए इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि अनुगमन वेग के द्वारा कैसे ओम्स लॉ को सिद्ध किया जाता है। अनुगमन वेग के द्वारा ओम के नियम की उत्पत्ति। अनुगमन वेग, यह इसका एक नाम और क्या था, अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, से ओम के नियम की उत्पत्ति। तो बच्चों मान लेते हैं मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर चालक, एक कंडक्टर है। अगर ये चालक है तो इसमें क्या होगा बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जो गति के लिए स्वतंत्र होंगे। इलेक्ट्रॉन है तो उन पर कैसा आवेश होगा, ऋणावेश होगा। जैसे ही इनको किसी बैटरी से जोड़ा जाता है, मान लेते हैं इस चालक की लंबाई कितनी है, L। जब इनको किसी चालक, ये जो कंडक्टर था इसको बैटरी से जोड़ा गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, गति करना शुरू कर देंगे। किस वेग से, अनुगमन वेग vd से गति करना शुरू कर देंगे, माइनस से प्लस। यहाँ पे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। विभवांतर उत्पन्न होगा तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हमने लिया क्या, माना यह लंबाई का एक चालक है, यह चालक की लंबाई, माना चालक की लंबाई क्या है, L है, तथा विभवांतर कितना है, विभवांतर V है। तो यहां से बच्चों जैसे विभवांतर उत्पन्न हुआ तथा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तथा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, E है। तो यहां से अगर हम E बराबर करें तो विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में जो संबंध होता है क्या होता है, E बराबर V बाई L। इक्वेशन 1 करके छोड़ दिया जाता है। बच्चों अगर हम कहें कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना हो, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स काम करता है, जिसके कारण क्या करते हैं, मूव करना शुरू करते हैं। तो उस पे लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या होता है बच्चों, Q इंटू E। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के लिए कहा जा रहा है Q बराबर N से N का मान 1 होगा तो केवल आ जाएगा E, तो F बराबर आ जाएगा E। जहां E क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, E। ये हो गया, इसको हम इक्वेशन 2 कर दे रहे हैं। अच्छा, जैसे ही इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करने लगेगा तो ये क्या हो जाएंगे, गतिमान होंगे। गतिमान होंगे कहने का मतलब उसमें त्वरण हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। कितना त्वरण उत्पन्न होगा, A बराबर क्या होता है, F अपान M होता है। यहां से अगर F की वैल्यू पुटअप की जाए क्या हो जाएगा, E अपान M। इक्वेशन नंबर इसको हम 3 करके छोड़ दे रहे हैं। अब क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो है गतिमान हो गए, और मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर गतिमान हो गए तो पूरे ये जो चालक है इसमें गति करेंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन है तो स्वतंत्र रूप से पूरे इस चालक में गतिमान होंगे और एक दूसरे कणों से क्या करेंगे, टकराते रहते हैं।
और इनका जो वेग है वो क्या होता है, बदलता रहता है। तो मान लेते हैं पहले इनका जो वेग था उसको हम बोलते हैं तापीय वेग। माना मुक्त इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग क्या है, मान लिया जाए u1, u2, u3 डॉट डॉट un। लेकिन टक्कर के बाद उनका वेग बदल गया तथा टक्कर के बाद उनका वेग क्या हो जाता है, मान लेते हैं v1 हो जाता है, v2 हो जाता है, v3 हो जाता है डॉट डॉट vn हो जाता है। बच्चों प्रीवियस वीडियो में बताया गया कि जब ये टक्कर करते हैं इनके दो क्रमागत टक्करों के दौरान जो समय होता है उसको बोलते हैं क्रांतिकाल। क्रांतिकाल को हम किससे लिखते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम v1 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, u1 वेग से गतिमान था और वो क्या हो जाता है, टक्कर के बाद उसका वेग बदल जाता है। उस समय उसका वेग बढ़ के अब कितना हो जाता है, वेग बराबर हो जाएगा ए बराबर त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, या यहाँ से वेग बराबर हो जाएगा त्वरण इनटू टाइम। तो त्वरण आपका ए था और टाइम कितना हो जाएगा, क्रांतिकाल, जिसको हम लिखेंगे टाउ, अर्थात ए टाउ लिख दे रहे हैं हम। उसी तरह अगर v2 बराबर करेंगे तो हो जाएगा u2 प्लस ए टाउ, या v3 बराबर किया जाएगा क्या हो जाएगा u3 प्लस ए टाउ। उसी तरह v4 बराबर हो जाएगा u4 प्लस ए टाउ, या डॉट 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 अगर हम vn बराबर करेंगे तो हो जाएगा un प्लस ए टाउ। ये हो गया। तो बच्चों आपको पता है कि यही जो टक्कर के बाद उनका वेग आया, इनके औसत वेग को ही हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। तो यहां से अगर हमको अनुगमन वेग निकालना हुआ, फिगर को अब मिटा देते हैं, तो यहां से अनुगमन वेग vd बराबर क्या होता है, vd बराबर होता है ये जो आपके टक्कर के बाद वेग आए हैं इनका जो औसत होगा n कण का, अर्थात v1 हो गया। बच्चों अनुगमन वेग क्या हो गया, ये जो टक्कर के बाद वेग आए हैं इनका जो औसत होगा उसे हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। अर्थात अनुगमन वेग vd बराबर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 कहां तक vn बटे कुल कितने कण है बच्चों, n कणों का निकाला जा रहा है। यहाँ से अगर हम वैल्यू पुटअप करें v1 v2 v3 सबकी वैल्यू पुटअप करें तो आ जाएगा vd इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ, u2 प्लस ए टाउ, उसी तरह प्लस डॉट 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 un प्लस ए टाउ अपॉन में कितना, v1 की वैल्यू v2 की वैल्यू सबकी वैल्यू पुटअप कर दी गई। तो यहाँ से बच्चों इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 ऐसे होगा, कहां तक जाएगा un तक प्लस डॉट 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 प्लस un। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस ए टाउ कहां तक, n तक जाएगा, तो जाएगा ए टाउ प्लस ए टाउ प्लस डॉट डॉट कहां तक, n तक जाएगा। बट्टे में कितना है, इसके भी बट्टे हम n कर दे रहे हैं, इसके भी बट्टे n। बच्चों प्रीवियस वीडियो में यह भी बताया गया कि जो तापीय वेग होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग का जो औसत होता है वो क्या होता है, 0 होता है। कहने का मतलब यहां से हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un बटा n। ये क्या था, u1 u2 थे क्या, तापीय वेग थे, और ये क्या है, उनका औसत कुल कणों का योग बटे पदों की संख्या से। तो इनका औसत वेग क्या होता है, 0। तो यहाँ से vd इक्वल टू तब केवल बचा क्या आपका, अच्छा अगर किसी संख्या को n बार जोड़ते हैं, जैसे अभी हम केवल एक कितनी बार जोड़े, 2 बार जोड़ते तो 2 हो जाता, 3 बार जोड़ते 3, 4 बार जोड़ते तो 4 हो जाता, n बार जोड़ते तो n हो जाता। ठीक उसी तरह अगर इसको हम n बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू ए टाउ अपान में कितना है n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा vd बराबर क्या आ गया बच्चों, vd बराबर आ गया ए टाउ। यहाँ से बच्चों a की वैल्यू अगर यहाँ से हम पुट अप करें, a की वैल्यू कितना आया है, e अपान में m।
तो आ जाएगा वी डी इज इक्वल टू ई अपान में यम इंटू टाउ। यहां से बच्चों अगर ई की वैल्यू पुटअप की जाए वी बाई एल है, यहां से हो जाएगा वी डी इज इक्वल टू ई और ई की वैल्यू क्या है वी बाई एल इंटू यम है इंटू टाउ। ये हो गया, किसमें संबंध है बच्चों, ये एक संबंध आ गया अनुगमन वेग एवं विभवांतर तथा विभवांतर में ये संबंध है। लेकिन बच्चों हमको पढ़ना क्या, हमारा जो हेडिंग चल रहा क्या है कि अनुगमन वेग से ओम के नियम की उत्पत्ति कैसे होगी। चलिए उसको भी देखते हैं कि अनुगमन वेग तथा धारा में एक संबंध बताया गया था I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये होता है। तो यहां से बच्चों I इज इक्वल टू हो गया एन ई ए वी डी की वैल्यू कितना आया है बच्चों, ई वी अपान में एल एम इंटू टाउ। तो बच्चों यहां से अगर इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा I इंटू एम एल ए एन ई का स्क्वायर हो जाएगा ए और क्या बच्चा वी और क्या टाउ। तो बच्चों यहां से क्या किया, अगर हम वी बाई आई का मान निकालें अर्थात यहां से हो जाएगा एम एल अपान में हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए और टाउ, यहां हो गया वी और ये इधर जाके बटे हो गया आई। तो यहां से बच्चों क्या हुआ, यम क्या है, यम क्या था, द्रव्यमान था किसका, मुक्त इलेक्ट्रॉन का। और द्रव्यमान सदैव क्या होता है, जितना है उतना ही रहेगा, कांस्टेंट। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अगर जितना द्रव्यमान है वो सदैव उतना ही रहेगा। यह चालक की जो लंबाई ली गई थी वो भी सदैव क्या होगा, ये क्या थी, चालक की लंबाई भी सदैव क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जितना लिया गया हो। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी क्या है, कांस्टेंट रहेगा। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश है सदैव वही रहेगा। और उस चालक का जो क्षेत्रफल वो भी सदैव वही रहेगा। कब, जब उसका टेम्परेचर नियत होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी ओम्स लॉ सैटिस्फाई होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगा और चालक जो है उसमें सस्पेंशन होगा, उसमें प्रसार भी होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से कहने का मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ए भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ये टाइम क्या है, ये तो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ये जो समय क्रांतिकाल। तो यहाँ से मेरा कहने का मतलब ये सब क्या हो गया, पूरे कांस्टेंट। यहाँ से आ गया वी बाई आई इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, अर्थात इसको हम बोलते हैं नियतांक। और यही क्या था, ओम्स लॉ, अर्थात यही होता है वी बाई आई बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर। तो ये हो गया बच्चों अनुगमन वेग या अपवाह वेग से ओम के नियम की उत्पत्ति। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और लाइक करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप यह वीडियो और लोगों के पास भी